हेलो बच्चों, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें ऑफलाइन ही जेईई या नीट की पढ़ाई करनी है, उनको ये पढ़ाई करने के लिए ऑफलाइन किसी ऐसे शहर में जाना चाहिए जो ऐसी ऑफलाइन पढ़ाई कराने के लिए मशहूर है। जैसे कोटा हो गया, लखनऊ हो गया, मेरे ख्याल से इलाहाबाद भी हो गया, पटना हो गया, ऐसे काफी सारे शहर हैं। हालांकि मैंने एग्जांपल में ये लिखा है कि इज कोटा वर्थ इट और नॉट, बट जो सारे सारे पॉइंट बोल रहा हूं ये लगभग मेरे ख्याल से इन सारे के सारे शहरों के लिए वैलिड होंगे। मैंने कोटा का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोटा का एक्सपीरियंस है। मैंने कोटा में ही पढ़ाई की, कोटा में ही पढ़ाया, तो मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया है। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि है ना, कोटा जैसे शहर में ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस किस बच्चे को जाना चाहिए, किस किस बच्चे को नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहे हो तो किन किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि हम वहां पर जाकर अच्छा कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बातें करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, जैसे किसी भी इस तरह के शहर में जाना, फॉर एग्जाम्पल मैं कोटा ही बोल रहा हूं, कोटा में जाने में सबसे पहला फैक्टर जो रहेगा दैट इज ऑफ कोर्स बेटा व्हाट, कॉस्टिंग। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ने के खर्चे काफी कम है। या तो वो यूट्यूब से पढ़ लेगा, स्टडी मटेरियल टेस्टिंग मैनेज कर लेगा, तो बिल्कुल मिनिमल प्राइसेस में हो सकती है। कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट करेगा और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेगा, फिर घर पे खाना खाएगा, घर पे रहेगा, तो उस केस में अगेन काफी कम प्राइस में सारा काम बन जाता है। कोटा जैसे किसी शहर में अगर हम जाते हैं तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए आप एक्चुअली वहां जा रहे हो, वहां की फीस रफली बेटा आप मान के चले कि 1.5 लाख से 1.65 लाख के बीच में रहेगी। और मैं ड्रॉपर बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां का जो रहने खाने का जो खर्चा है, जो मेस का खर्चा है, वो ऑफ कोर्स बेटा वेरी करेगा। मैं एक रफ से बता देता हूं कि किसी भी रूम में रहना लगभग मेरे ख्याल से 4000 से लेकर मेरे ख्याल से 12-13 हजार के बीच में वेरी करता रहता है, डिपेंडिंग ऑन एसी रूम है, इंस्टीट्यूट के नजदीक है, दूर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैस का खाना इंक्लूड करें और बड़ा स्टेशनरी खर्चा इंक्लूड करें, ट्रैवलिंग का खर्चा अगर इंक्लूड करें, तो आप कम से कम ये मान के चलें कि महीने के लगभग 15,000 के आसपास का खर्चा बच्चे का हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि मैं मिनिमम ले लूं 1.5 लाख बेटा आपकी ऑफलाइन की फीस रहेगी, और कम से कम बेटा इस बात को मान के चले कि नियरली 1.8 लाख के आसपास के आपके बाकी खर्चे रहेंगे। तो रफली बेटा आप ऐसा मान के चल सकते हो कि नियरली 3.3 लाख के आसपास खर्चा आप मान के चले। ये सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये कॉस्टिंग का है। मेरे ख्याल से जो पटना वगैरह शहर होंगे वो भी लगभग काफी हद तक इतने ही होंगे, हो सकता है कि इसे थोड़े से कम पैसे में वहां पर काम चल जाए। तो पहला जो फैक्टर है वो ये है। दूसरा है लिविंग द होम। कई बच्चों के लिए बेटा ऑफ कोर्स घर को छोड़ना, घर के कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो जब भी आप किसी ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ने के लिए जाएं, किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाएं, तो इस बात को कम ना आके कि मैं होमसिक फील करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो ड्रॉप आउट होते हैं वो पहले 1 महीने के अंदर जाते हैं। बच्चा वहां जाता है और बोलता है कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, भले टीचर अच्छे हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा मन नहीं लग रहा। अब उसका अगर मन लग ही नहीं रहा तो कैसे पढ़ेगा? तो ऐसे केस में बच्चा वापस आ जाता है। तो उसमें होता क्या है कि वो घर आकर मान लो कि लेट से वहां पर किसी लोकल इंस्टीट्यूट पढ़ेगा या फिर लेट से ऑनलाइन पढ़ेगा, तो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी उसका 1 महीने के आसपास का जो समय है वो थोड़ा सा वेस्ट हुआ है। तो खास तौर से पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा बच्चे को फोर्स न करें। आप उससे पूछ ले कि भाई आप तुम दूसरे शहर जाके पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो। इफ द आंसर इज कि नहीं मेरा मन लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको उसको नहीं भेजना चाहिए। तो होमसिक वाली जो फील है, फिर घर को तो छोड़ने वाले जो फील है, वो थोड़ी सी बड़ा मैटर रहता है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड है। काफी सारे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते, तो वो बच्चे ऑफ कोर्स बेटा थोड़ा सा घर पर रहकर ही पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम शिफ्ट हो जाते हैं। खासतौर से कई कोटा में ऐसा काफी सारा देखा जाता है कि कुछ जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों के साथ वहां पर चले जाती हैं। तो ये काफी जनरल सा ट्रेंड है, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चा अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता है, उसे मेरे ख्याल से कोटा नहीं जाना चाहिए। उसे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर जो उसके शहर के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पढ़ना चाहिए। जहां कोई कमी हो उसके लिए कोई ना कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चूज कर ले और वहां से वो क्वालिटी एजुकेशन लगातार लेता रहे। अगला जो फैक्टर है बेटा दैट इज ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट। कोटा जो फेमस हुआ है बेटा ऑफ कोर्स इस कारण से हुआ है कि कोटा ने वो क्वालिटी दी है, चाहे वो जेईई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो, पढ़ाई की सच में अच्छी क्वालिटी दी है। कोटा में लगभग मेरे ख्याल से जेईई या नीट के 150 के आसपास इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें से नियरली 15 के आसपास इंस्टीट्यूट तो ऐसे होंगे जिनका अच्छा खासा नाम है, जहां पर अच्छे टीचर हैं, जहां पर अच्छा स्टडी मटेरियल है, जहां पर इको सिस्टम उन लोगों ने क्रिएट किया है।
तो ऑब्वियस बात है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपने आप में एक बड़ा पुलिंग फैक्टर है उन बच्चों को वहां पर रखने के लिए। बट अगर आप ध्यान से गौर करो तो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट कोटा के हैं उन्होंने लगभग जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर अपने सेंटर खोल रखे हैं। तो आप इस बात को फैक्टर को जरूर ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं उसका कोई सेंटर मेरे ही शहर में है। अगर उसका कोई सेंटर आपके शहर में है तो वहां जाकर आप बड़े आराम से पता कर सकते हो कि वहां पर किस तरह के फैकल्टीज हैं, कि वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्टिंग बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होगी जैसे कोटा के अंदर होती है। तो अगर ऐसा है तो आप घर पर रहकर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जब भी मान लीजिए कि आप नया सेंटर कोई इंस्टीट्यूट खोलता है, किसी दूसरे शहर में अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर मान लो कोई सेंटर खोलता है तो हो सकता है कि उन 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट अच्छे हो, 1 सब्जेक्ट खराब हो, इट मे हैपन। तो उस केस में जो हल्की फुल्की एक सब्जेक्ट की जो ऊंच नीच है वो बच्चा ऑनलाइन से बड़े आराम से कवर कर सकता है। तो मैं मानता हूं इस बात को कि कोटा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने किस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट किया कि उनका पुलिंग फैक्टर है, बट उन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स भी खोल रखे हैं। तो हमेशा इस बात को भी ध्यान रखें कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई सेंटर आपके घर के पास में हो। अगर पास में तो उसे भी आप कंसिडर करें जरूर, उसे विजिट करके एटलीस्ट सब पता तो करें कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी। नेक्स्ट इज बेटा, जब भी आप कोई कोटा जाने के बारे में डिसाइड करें तो एक बात जरूर डिसाइड करें कि हमें बैच कौन सा मिलने वाला है। बैच कौन सा मिलने वाला है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कैसा गया है। अगर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट अच्छा गया है तो आपको ऊपर का बैच मिलेगा। ऊपर का बैच मिलेगा तो इन जनरल फैकल्टीज अच्छी मिलती हैं, बढ़िया मिलती हैं, बैच साइज थोड़े से छोटे होते हैं और बड़ा आराम से काम चल जाता है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप टेस्ट अगर अच्छा नहीं गया है तो हो सकता है कि आपको नीचे के बैच के अंदर रखा जाए। वहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत है ना एकेडमिक इनपुट के अंदर थोड़े से इश्यूज हो। तो अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि कोटा के इस बैच के मुकाबले तो हो सकता है कि मेरे शहर के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, मेरे शहर का जो उतना नामी इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके अगर मैं बैच में पढ़ूं तो शायद मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊं, शायद मुझे बेटर एकेडमिक इनपुट मिल पाए। या फिर अगर मान लीजिए मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत अच्छा नहीं गया, मुझे अगर पीछे का बैच मिला और वहां पर लगता है कि मुझे एकेडमिक इनपुट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो उसके मुकाबले तो मैं घर रहकर ऑनलाइन पढ़ लूंगा तो शायद मुझे बेटर एकेडमिक इनपुट मिल ही जाएगा। सो इस बात को भी खास तौर से ध्यान रखें कि हमें बैच कौन सा मिलने वाला है। तो बैच में भी खासतौर से जिन लोगों को थोड़ा बैच पीछे का मिल रहा है वो थोड़े से स्केप्टिकल हो सकते हैं, वो थोड़ा सा रीथिंक कर सकते हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेवलिंग टाइम। हाँ यार, ये भी एक अच्छा खासा फैक्टर है। जैसे कई बड़े शहर होते हैं, दिल्ली बॉम्बे ऐसे शहर होते हैं, उनमें होता तो क्या है कि एक इंस्टीट्यूट उनके घर के पास में होता है, सॉरी एक इंस्टीट्यूट उनके शहर में होता है। लेकिन दिल्ली बॉम्बे शहर ही खूब बड़े हैं, आपको जो इंस्टीट्यूट पसंद है वो इंस्टीट्यूट लेट से कि दिल्ली के अंदर आपके घर से लेट से कि 30 किलोमीटर दूर है और बच्चे के लिए वो ट्रेवलिंग टाइम 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास हो रहा है, 1.25 घंटा जाना और 1.25 घंटा आना है। तो ऐसे केस में ये ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा। तो ये इस तरह का जो लोकल इंस्टीट्यूट है वो कई बार हमारा टाइम ज्यादा खा जाएगा। इससे अच्छा तो ये कि हम कहीं पर वहां पर रिलोकेट हो और वहां पर घर जो है अपना या फिर जो रूम है वो इंस्टीट्यूट के पास में लेके वहां पर हम पढ़ाई करें। या इससे अच्छा अगेन दूसरा रास्ता ये कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब भी बेटा कोटा जाना है, कहीं पढ़ना है, तो इस बात को जरूर कंसिडर करें कि अगर आपके शहर में अगर मान लो सेंटर हो तो वो भी आपके नजदीक ही होना चाहिए। अगर आपके घर से दूर है और आपको दिन में अगर नियरली 2 घंटे के आसपास का समय अगर आने जाने में ही लग रहा है तो इससे अच्छा तो यही है कि अपन रिलोकेट ही हो जाए या फिर ऑनलाइन पढ़े। ठीक है, तो दीज वर द फैक्टर्स जिसके कारण हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर भी कोई फैक्टर अगर बच गया होगा तो आगे वाले पॉइंट्स में कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करते वक्त मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, ये डिसीजन हो चुका है, तभी थोड़ा वीडियो बनाया। इंस्टीट्यूट डिसाइड हो, सॉरी कोटा जाना है, ये ऑफलाइन जाना है, ये डिसाइड हो गया। ऑफलाइन में कोटा जाना है, ये डिसाइड हो गया। अब कोटा में कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना है, इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि फैकल्टीज कौन से कहां पर बढ़िया है। इसका एक बेसिक आइडिया मोस्टली बच्चों को रहता ही है। रिजल्ट जो होता है ना वो कई बार ना इतना डायरेक्ट पिक्चर हमें नहीं बताता, लेकिन एक फैकल्टीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसके अंदर फैकल्टीज बढ़िया हो, है ना, वो सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से मैं समझाती हूँ। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का नाम बहुत बड़ा है, फैकल्टी सारी जा चुकी है वहां से, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आज से 4 साल पहले था, आज वहां पर कोई फैकल्टी बची नहीं है। आज से 15 साल पहले उस इंस्टीट्यूट का खूब नाम था, लेकिन आज वहां पर कोई फैकल्टी बची नहीं, कोई जो अच्छी फैकल्टी थी वो सारी जा चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो फैकल्टीज की जो स्टेबिलिटी है, जो इंस्टीट्यूट की जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं होना चाहिए जहां पर हर साल फैकल्टी आती जाती हो। इस तरह का इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। अब जो जेईई का जो एग्जाम है बेटा, तो 3 चरणों में है। जून में तो सॉरी जनवरी में तो एग्जाम आ गया, आप जनवरी 2025 के अंदर तो आपका एग्जाम ही देना है। तो ऑब्वियस बात, जो मतलब जेईई 2025 वाले बच्चे हैं
तो उनके लिए तो समय बहुत कम बचा है। तो सिलेबस कंप्लीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। सिलेबस कोई इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई मैं आपको मार्च में सिलेबस कंप्लीट करूंगा। भाई सिलेबस तो आपको मुझे दिसंबर तक ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसमें कई इंस्टीट्यूट और कई फैकल्टीज ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या करेंगे कि पहले एक चैप्टर लेंगे और बहुत ही बढ़िया पढ़ाएंगे। मतलब लेट्स से एग्जांपल के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, भयंकर तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम गहराई से समझा के आराम से लगे पढ़े 4 महीने तक GOC 1, GOC 2, GOC 3 आइसोमेरिज्म ये चलता जा रहा 4-5 महीने कंप्लीट हो गए। जब जस्ट सिलेबस कंप्लीट कराने का टाइम आया तो लास्ट के 2 महीने के अंदर बिल्कुल सारे के सारे बाकी टॉपिक करा दिए। पहले 4 या 5 महीने में पहले 2-3 चैप्टर कराए और बाकी सारे के सारे जो चैप्टर थे वो लास्ट के 2 महीने में करा दिए और उसमें भी कुछ न कुछ चैप्टर छूट गए। जब बच्चा एग्जाम देने गया तो उसे पता लगा कि यार सारे के सारे चैप्टर से तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सवाल पूछ रखे हैं। जो सर ने मुझे पहले 4 महीने में जो सवाल जो चैप्टर पढ़ाए उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही है और जो लास्ट के 2 महीने में जो सवाल पूछे उन चैप्टर से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही है। तो ऐसे केस में है ना कई बार ये प्रेशर रहता है इंस्टीट्यूट्स के ऊपर या फिर टीचर्स के ऊपर कि आप पहले 4-5 महीने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं जिससे बच्चा आपके साथ रह पाए। ठीक है, ये उनकी तरफ से गलत भी नहीं है। ठीक है, बट इससे कई बार बच्चे का नुकसान ज्यादा हो जाता है और नुकसान ये होता है कि ना उसका सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता और बच्चा पाता है कि यार 30 चैप्टर हैं और हर चैप्टर से एक सवाल पूछ रखे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ जो पहले 10 चैप्टर थे उनके अंदर 80% समय निकाल दिया और बाकी जो 20 चैप्टर हैं उन पर थोड़ा सा समय दिया। तो इस केस में बच्चे का ओवरऑल नुकसान ज्यादा होगा, भले ही उसे पूरे साल भर लग रहा हो कि यार सारा मेरे को समझ में तो आ रहा है और जो चैप्टर में छोड़ गया हूं उनमें फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ रखे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट सवाल पूछ रखे हैं। पूरा का पूरा साल निकाल देते हैं इंस्टीट्यूट और पढ़ाते क्या रहते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स। पूरा साल निकल जाता है, पूरे साल के 4 या 5 महीने तो मैकेनिक्स में निकाल लेते हैं। 5 महीने मैकेनिक्स में निकल गए, बाकी 3 महीने में सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो उस केस में हम सारे सवाल मैकेनिक्स से थोड़ी आएंगे, मैकेनिक्स से भी आएंगे लेकिन सिर्फ मैकेनिक्स से सवाल थोड़ी आएंगे। तो यही एग्जांपल हर सब्जेक्ट के अंदर लगातार चलता रहता है। तो सिलेबस कंप्लीशन आपके लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है। अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर मान लो कि आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लेट से कोटा में या कहीं पर ऑफलाइन पढ़ने लगे और आपको बीच सेशन में पता लग गया कि यार एबीजे सर ने वाली बात कही थी वही एग्जैक्टली हुआ, हमारे सर में बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं और जिस रेट से वो पढ़ा रहे हैं दिसंबर एंड तक तो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं फिर लास्ट के टॉपिक छोड़ के जाऊं और लास्ट के टॉपिक भी वो जिनके सवाल पूछते हैं। सेमीकंडक्टर का सवाल आएगा, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आएगा और सेमीकंडक्टर का, मॉडर्न फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल तो बिल्कुल फ्लैट आएगा, सिंपल सीधा सपाट फॉर्म में वैल्यू रखनी है, ऐसा सवाल आएगा। तो क्या चैप्टर छोड़ दूं क्या मैं? अरे नहीं बेटा, अगर तेरे ऑफलाइन वाले इंस्टीट्यूट नहीं करा पा रहे तो साइड में हमारा वाला यूट्यूब चैनल खोल ले या फिर हमारे सीक्यूब चैम से या हमारे प्रखर प्रवीण से वहां से कर ले। तो ऐसे केस में अगर आपको बीच सेशन अगर पता लग जाए कि हाँ यार सर ने जो कहा था एग्जैक्टली वही हो रहा है तो आपको पता है कि इस चीज का इलाज क्या है। इसका इलाज बड़ा वही अपना प्रथम, प्रखर, प्रवीण उन बैच से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उनसे ना करना चाहो यूट्यूब से कर लो। ठीक है, बट तुम पीछे वाले टॉपिक्स को भी साथ साथ मैंने बताते रहो। ठीक है, तो इसका मैंने इलाज बता दिया। नेक्स्ट इज बड़ा ध्यान रखें कि जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पर डाउट सॉल्विंग प्रॉपर हो। बहुत सारे मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं तो लाइन में फैकल्टीज लगा रखे होते हैं, 50-50 फैकल्टीज बैठी होती है। ठीक है, बच्चा जाता है कि सर ये है ना सवाल बताओ, टीचर देखते हैं बोलते हैं कि अच्छा है तो ईएमआई का सवाल है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ है ना न्यूटन्स में पढ़ाता हूं, मैं ईएमआई का सवाल नहीं बताता हूं। अरे भाई ऐसा कौन सा मास्टर जो सिर्फ एक ही चैप्टर के सवाल बता रहा है यार। तो बच्चा क्या करता है फिर ढूंढता रहता है कि ईएमआई का सवाल कौन बताएगा, जगह जगह घूमता रहता है। तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहां पर डाउट सॉल्विंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, जहां पर आपके पास डाउट के लिए फैकल्टी बैठती हो, डाउट का एक प्रॉपर टाइम हो। ठीक है, और फैकल्टीज आपको ढंग से डाउट बता पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बड़ा टेस्टिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि जेई आजकल बहुत ही कन्वेंशनल और प्रोसीजरल टाइप का एग्जाम है। उसके अंदर बच्चों के खूब ज्यादा नंबर आ रहे हैं, पेपर पूछ इतना इजी और प्रोसीजरल रहे हैं। उसके अंदर वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जिसको कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट देने की आदत होगी। पेरेंट्स भी साथ खास तौर से सुन लें कि अगर बच्चा पूरे साल भर अगर ओएमआर शीट के अंदर भर के अगर पेपर दे रहा है तो आप बहुत ज्यादा उससे एक्सपेक्ट ना करें कि इसी को वो रेप्लिकेट जेई के अंदर कंप्यूटर के ऊपर भी कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को खास तौर से ध्यान रखेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आपके एम्पल नंबर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले। खास तौर से जेई वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें। नीट वाले बच्चों का ओएमआर होता है, ओएमआर से हो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो ओएमआर बनने की आदत होनी चाहिए, बल्कि उनको तो एक्चुअल एग्जाम ओएमआर पे देना है। लेकिन जेई वाला बच्चा उसको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, उसको पता ही नहीं बहुत सारे बच्चे को कि हाँ भाई रिव्यू क्या होता है ना, उसमें है ना सबमिट क्या होता है, उसके अंदर बड़ा आंसर को लीव करने पे क्या हो, उसको आइडिया नहीं है। आंसर एंड रिव्यू का मतलब क्या है, ओनली रिव्यू का मतलब क्या है, उसमें आइडिया नहीं है।
उसे नोटेशंस का आइडिया नहीं है कि जो पर्पल कलर दिखा रखा है पोर्टल के ऊपर उसका अर्थ क्या है, और पर्पल के अंदर जो ग्रीन डॉट लगा रखी है उसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ तो तब लगेगा ना जब वो खूब सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज करें जहां पर अच्छे टेस्ट हो, रिलेवेंट टेस्ट हो, एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली इजी ना होकर जिस तरह के जेई पूछते हैं उस तरह के टेस्ट हो, और वो टेस्ट कंप्यूटर पे करा पाए। अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट पूरे साल भर के अंदर बच्चों के 1 या 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं। अपना जो टॉपर बच्चा है उसके 4 करा देंगे, बाकी बच्चों के 1 या 2 करा देंगे। तो आप कम से कम पहले उनसे पूछ लें कि हाँ भैया हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराओगे तो चाहिए ना। वो फिर क्या करेंगे, टेस्ट डाल देंगे पोर्टल पे, मोबाइल फोन पे देते रहो। अरे मोबाइल फोन तो मेरे को छोड़ना था तभी तो मैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए आया था, वरना मोबाइल फोन तो मेरे पास घर पे ही था। मोबाइल फोन से तंग आके तो मुझे ऑफलाइन पढ़ने के लिए भेजा गया था, और उसी मोबाइल के अंदर मुझे टेस्ट देना तो मजा कहां पर आया। टेस्ट तो मुझे कंप्यूटर पे देना है। तो इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इज, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बेटा कोटा जाना है, वहां पढ़ना है, कोटा में किस इंस्टीट्यूट में पढ़ना आपने ये डिसाइड कर लिया, तो कुछ देयर आर सम फंडे नीडेड टू थ्राइव इन कोटा। ऑल्दो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि फंडे नीडेड टू सर्वाइव इन कोटा, बट चलो मैंने अब तो थ्राइव लिख ही दिया। ठीक, सबसे पहला कि यार है ना हॉस्टल अच्छा चूज करें। कोशिश करें कि जो हॉस्टल हो घर वो आपके इंस्टीट्यूट के पास में, जितना पास में उतना अच्छा कि वॉकिंग से या साइकिल से आप पहुंच पाए। हालांकि इस बात को ध्यान रखना कि हॉस्टल जितना इंस्टीट्यूट के नजदीक होगा वो उतना ही महंगा होगा, जितना दूर होगा उतना वो सस्ता होगा। तो आप हल्का सा बीच में से मैनेज कर लें। हॉस्टल में अगली बात इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो रूममेट है वो अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खास तौर से कोई ऐसा दोस्त हो जो आपका पहले से दोस्त हो, आपके जिले का हो, आपके शहर का हो, आपके स्कूल का हो, और वो आपके साथ पढ़ने के लिए कोटा आ रहा हो, तो कोशिश कीजिए कि वही आपका रूममेट बने। आपको लगता है कि मेरी इसके साथ बन जाएगी, मेरी इसका तो ट्यूनिंग है, तो आप उसके साथ बड़े आराम से रह सकते हो। नए बच्चे के साथ कई बार रहना इतना ईजी नहीं हो पाता, कई बार हो भी जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं भी हो पाता। तो हॉस्टल अच्छे से चूज करें। हॉस्टल चूज करते वक्त ध्यान रखें कि मेरे रूम के अंदर धूप आती नहीं आती, अच्छी हवा आती नहीं आती, ठीक है। मेरा जो हॉस्टल है उसके अंदर हाइजीन पूरा प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, सफाई रेगुलरली हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू तो नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट्स लगातार आप देखें। फिर अगला पॉइंट कि रूममेट जरूर देखेंगे, रूममेट आपका कैसा है। कोई ऐसा रूममेट नहीं होना चाहिए जो आपके ऊपर बैड इन्फ्लुएंसेस लेके आए, क्योंकि मैं इस बात को क्लियर करता हूं, मैं तो जब बच्चा था तब भी देखा था, आज से मतलब 20 साल पहले भी ये स्थिति थी और आज भी ये स्थिति है कि बहुत सारे बच्चे कोटा के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आते। उनको पेरेंट्स ने भेज दिया होता है कि तेरे को कोटा जाना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को आपने जबरदस्ती कोटा भेजा है वो बड़ा ऑफ कोर्स वहां जाकर पढ़ेगा तो है नहीं। अब वो खुद ना पढ़े, इट्स ओके, उसकी जिंदगी है, वो कुछ भी करे, उसकी मर्जी है। लेकिन होता क्या है कि वो फिर वही बैड इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर भी लेके आता है, और हो सकता है कि जो दूसरा इंसान है वो चीज अफोर्ड ना कर सके, है कि नहीं भाई। मान लो कि मैं नहीं पढ़ रहा कोटा के अंदर, मैं हूं कोटा में हूं, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं खूब मजे मार रहा हूं, खूब चिल मार रहा हूं, मेरे पास होगा कोई बैकअप, आई कैन अफोर्ड मक्कारी। लेकिन मेरा जो रूममेट है वो हो सकता है कि किसी मिडिल क्लास फैमिली का हो, उसके लिए पढ़ना लिखना मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो इस एज के अंदर। अगर मेरा रूममेट मेरे अगर इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया तो वो नहीं पढ़ जाएगा, मैं तो फिर भी सर्वाइव कर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो बैकअप है, उसके पास बैकअप नहीं है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आपका जो रूममेट हो वो काफी हद तक सोशियो इकोनॉमिकली लगभग आपके जैसा हो, ठीक है। जिस तरह का मैंने बताया ना कि इस तरह का बच्चा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया ना कि यार वो वाला बच्चा जिसको जबरदस्ती कोटा में भेज रखा है, वो तो बस वहां पर मजे मारने के लिए आया, वहां पर मजे मारने के लिए सब कुछ है, तो उसे लगता है कि मेरे को मजे मारने, तो उसको मुझे मारते देखते थे तो ऑफकोर्स हम भी तो इंसान, हमारा मन भी करेगा, हमारा मन करेगा तो हम तो निपट जाएंगे, वो तो फिर भी सेट हो जाएगा। 5 साल बाद वो मुझे मार रहा होगा, 5 साल बाद ही मुझे मार रहा होगा, हम नहीं मार रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज, बहुत सारे हॉस्टल्स में, बहुत सारे बेटा पीजीज में तो खुद की मैस होती है, हॉस्टल्स में तो खुद की मैस होती है, कई पीजीज भी खुद की मैस मैनेज कर लेते हैं। कुछ ओपन मैसेज होती है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कह दो कि मैं हॉस्टल में खाना नहीं खाऊंगा, बाहर खाऊंगा, और बाहर आपको खूब मैस मिलेंगे खाना खाने के लिए। ऐसे में खास तौर से ध्यान रखिए कि मैस ऐसी चूज करें जिसपे न्यूट्रिशियस खाना हो, हाइजीन बढ़िया हो, जो सब्जियां हो वो अच्छी हो, स्वाद में फिर भी ऊंच नीच चलेगी, हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की जो क्वालिटी है, जो ग्रीन्स की जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्वाद में कॉम्प्रोमाइज फिर भी चलेगा, क्योंकि स्वाद में कॉम्प्रोमाइज तो वैसे भी होगा। कोई भी मैस कितना अच्छा खाना बना दे वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पाएगी जितनी आपकी मम्मी बनाती है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो स्वाद में कॉम्प्रोमाइज तो इन एनी केस होगा, किस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हाइजीन में और न्यूट्रिशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसी मैस आप चूज करें। मैस को चूज करते हुए बड़ा अगेन इस बात को ध्यान रखें कि कभी यूं नहीं कि आपको मैस पसंद आ गई और आपने उसको 6 महीने के पैसे एक साथ दे दिए, नहीं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जैसे मैं उसको पैसे दे दिया
अक्सर उसकी क्वालिटी उसके बाद वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो बच्चे कोटा में रह चुके होंगे वो इस बात को रिलेट भी कर रहे होंगे कि पहले 1-2 महीने में खाने की क्वालिटी डिफरेंट होती है, बाद में क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो आप पैसे एक साथ ना दें, हर महीने के हिसाब कर दें, भले ही उसमें 10% पैसे एक्स्ट्रा लग जाए। बीच में आपको मान लो कभी ऐसा लगा कि मैथ्स की क्वालिटी बेटर नहीं है, आप वहीं चेंज कर लें, दूसरी मैथ्स में चले जाए, तो आप मैथ्स बड़ा लगातार चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, स्वाद भी लगातार चेंज हो जाएगा, क्वालिटी भी हर तरह की आप देख ही लोगे। तो मैथ्स में कभी भी एक साथ पैसे ना दें। नेक्स्ट इज बेटा अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा कि हॉस्टल और मैस इस तरह से चूज करें कि बीमार कम से कम पड़े। कोटा के अंदर जो मतलब अक्सर तो बहुत सारे शहरों में ऐसा है यार कि जॉन्डिस, टाइफाइड और मलेरिया, ये 3 चीजें काफी फैल जाती है, काफी शहरों में फैलती है, कोटा में कुछ ज्यादा ही फैलती है। ठीक है, तो खास तौर से अपने खाने पीने का, हाइजीन का ध्यान रखें और मच्छरों से दूर रहें। ठीक है, इन बातों का बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया इनमें से कुछ भी अगर हो गया ना बेटा, फिर तो ये मान के चलो कि 20-25 दिन तो यूं निकल गए, उसी कमजोरी में 10 दिन और निकल जाते हैं, पूरी पढ़ाई की ऐसी हो जाती है। तो ध्यान रखना कि कभी बीमार नहीं पड़ना है, और बीमार नहीं पड़ने का सीधा सा हिसाब बेटा क्या है कि अच्छा खाएं, ठीक है, बढ़िया खाएं, ठीक है, अच्छा खाएं। और दूसरी बात जैसे मैंने कहा बेटा हाइजीन का अच्छा ध्यान रखें, प्लस बेटा लास्ट बात कि मच्छरों से दूर रहें। ठीक है, इसके लिए अपना ओडोमोस लगाना हुआ बेटा, ठीक है, बाकी जो भी इंतजाम करने होते हैं वो कर लेना। नेक्स्ट इज, ये वाला पॉइंट तो मैंने वो लिख दिया जो मतलब मेरे टाइम काफी फेमस था, दैट वाज अवॉइड साइबर कैफे। क्योंकि मेरे टाइम तो खूब सारे साइबर कैफे वगैरह हुआ करते थे, तो रात को ना बच्चे वहीं बैठ जाया करते थे, वहीं रात को मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, जो एम्पायर खेल रहे हैं। तो बहुत भयंकर तरीके से साइबर कैफे ने निपटाया, मतलब साइबर कैफे ने इतनी रैंकें निपटाए कि हद ही नहीं है। टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा जिसको देख के लगता था कि यार 11वीं क्लास में कि यार ये तो बड़े आराम से टॉप 100 रैंक वाला बच्चा है, उनको साइबर कैफेज ने इतना निपटाया कि उसकी रैंक जो है वो फोन नंबर के आसपास पहुंच गई। ठीक है, तो ये तो खैर हमने एग्जांपल वो साइबर कैफे वाला ले लिया। मेरे ख्याल से आजकल साइबर कैफे का उतना रोल नहीं होगा। आजकल बेटा ऑफ कोर्स वही रोल बेटा किसने निभाना स्टार्ट कर दिया, फोन ने और सोशल मीडिया ने। ये जो फोन और सोशल मीडिया है, इसमें इतना बड़ा टैलेंट है कि जो बच्चा 11वीं क्लास के अंदर 100 रैंक की काबिल है, उसकी रैंक को बेटा वो 100 रेज टू पावर 2 कर देगा। 100 रेज टू पावर तो चलो फिर भी है ना मैनेजेबल हो गई, वो 100 रेज टू पावर 3 भी कर देगा, ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, तो इसलिए इस बात को खास तौर से ध्यान रखें कि इनसे दूरी बना के ही चलनी है। ठीक है, साइबर कैफे से, फोन से, सोशल मीडिया से, इनसे दूरी बनानी है। फोन से दूरी बनानी है बेटा तभी तो कोटा गए पढ़ने के लिए। अगर फोन से ही पढ़ना था तो हम कौन से बुरे थे, ऑनलाइन ही पढ़ लेते, फिर तो क्या दिक्कत है कि नहीं। नेक्स्ट इज, जब आप कोटा जा ही रहे हो तो कभी भी कोई क्लास मिस ना करें, कोई टेस्ट मिस ना करें, और जो होमवर्क जिस दिन मिल रहा है वो उसी दिन ही कंप्लीट करें। जिस दिन होमवर्क मिल रहा है उसी दिन कंप्लीट करें, कोई भी क्लास मिस ना करें, अनलेस आप बेटा बहुत भयंकर तरीके से बीमार हो, अदरवाइज क्लासेस जाएं। होगा क्या कि तुम्हारे ही उस हॉस्टल के अंदर, तुम्हारे पीजी के अंदर बच्चे बैठे होंगे, क्लास स्टार्ट होगी तो बच्चे बैठे होंगे, तो तुम्हारा मन भी करेगा कि ये आराम कर रहे हैं, मैं भी आराम कर लेता हूं। इस कारण से वो बैड इफेक्ट जो है वो लगातार है ना तुम्हें एक विशेष सर्कल के अंदर फंसा देगा, और तुम्हारे नंबर लगातार घटते जाएंगे। तो क्लासेस लगातार रेगुलरली जाया करो। और अगर मान लो किसी दिन तुम्हारी कोई क्लास मिस हो गई है, तो मैं उस केस में कहूंगा कि वो जो टॉपिक तुम्हारा मिस हो गया है वो हमारे वाले यूट्यूब चैनल से कर लिया करो। मान लो तुम्हें लगता है कि ना यार आज तुम्हें क्लास के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया और मैं गया नहीं, तो उस टॉपिक को तो निपटाओ, हमारे वाले यूट्यूब चैनल से कर लो, क्या बेटा। ठीक है, तो जो भी तुम्हें ठीक लगे वो करो, बट अगेन क्लासेस जाना कंपलसरी सा ही है, सारे टेस्ट देना कंपलसरी है, और टेस्टों में अच्छा करना बेटा चाहिए। लगातार कोशिश करूंगी टेस्ट में अच्छा करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ना दूसरे लोगों से कंपैरिजन करो, डिप्रेशन में आ जाओ, परेशान हो जाओ, ना ना ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि टेस्टों में तुम जितना अच्छा करोगे उतना तुम्हें गुड फील भी होगा, तुम अपने है ना लगातार है ना इंप्रूवमेंट को लगातार मॉनिटर भी करते रहा करो, और साथ ही साथ जैसे तुम्हारे टेस्ट तुम्हारे इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार अच्छे होते जाएंगे, रीशफलिंग लगातार होती जाएगी और बैच आपका लगातार ऊपर आता जाएगा। तो टेस्ट का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। यही वाला बड़ा पॉइंट, अगला वाला पॉइंट भी रखा है कि जो बच्चा बढ़िया से अपना रेगुलर होमवर्क करेगा, रेगुलर रिवीजन करेगा, रेगुलर टेस्ट देगा, वो अपने टेस्ट में अच्छा करेगा, और जैसे वो टेस्ट में अच्छा करेगा उसकी बैचेस की जो रीशफलिंग होगी वो बैचेस में लगातार ऊपर आता जाएगा। जैसे बैचेस में लगातार ऊपर आता जाएगा, सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो इस बात का पड़ेगा, टीचर का नहीं, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, वो पड़ेगा आस पड़ोस के बच्चों का। जो पीछे का बैच है उसमें बच्चे, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट पीछे के बैच के जो बच्चे हैं वो थोड़े से बड़ा उसमें ना बदमाश बच्चे ज्यादा मिलते हैं क्लास के अंदर। तो बच्चा उनको देख के मोटिवेट होता है कि यार सारे मजे मार रहे हैं, सारे चिल मचा रहे हैं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। लेकिन जैसे उसकी शफलिंग हुई, जैसे उसका टेस्ट हुआ और वो ऊपर के बैच में आया, तो उसे देखा कि यार सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, हंसी खुशी पढ़ रहे हैं, मैं भी उनके साथ पढ़ता हूँ, बराबरी करता हूं। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि शफलिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेना ही चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स बेटा, मैंने ये वाला पॉइंट तो बोल ही दिया, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे रूममेट बनाए, और कोई बैड इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे लगातार आप दूर रहें। अपने पेरेंट्स को लगातार रेगुलरली फोन करें, पेरेंट्स आपको बड़ा फोन करें तो उनका फोन उठाएं जरूर, और अच्छे से प्यार से उनसे बात करें। आपके मन में कोई बात हो, कोई शंका हो तो उनसे लगातार आप डिस्कस करें, और जब जब मौका मिले पेरेंट्स को बोलें कि वो आपको विजिट करने के लिए लगातार आते रहें। ठीक है, जो भी आपके क्लास के टीचर्स हैं उनसे आप लगातार रेगुलरली बात करते रहें, और रेगुलरली बात करने में एकेडमिक बात भी करें, नॉन एकेडमिक आपको बात करनी हो वो भी करें। ठीक है, मोस्टली टीचर्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको अपने टीचर से बात करनी है, बिल्कुल कीजिए, हर तरह की बात कीजिए, उनको भी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा, किन किन बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कोटा जाना। सबसे पहला बड़ा ऑफ कोर्स होम सिक बच्चे। ये जो होम सिकनेस भयंकर जिन बच्चों को है ना, ये क्या करेंगे, कोटा जाएंगे, एडमिशन लेंगे, घर वालों के पैसे लगवाएंगे, ठीक है, वहां पर 10-20 दिन रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो 1 महीना भी खराब करेंगे और लगभग 1 लाख रुपया भी खराब करेंगे। तो जिन बच्चों को होम सिकनेस है, अपने पेरेंट्स को छोड़ने में दिक्कत है, अपने शहर को छोड़ने में दिक्कत है, अपने गांव को छोड़ने में दिक्कत है, वो लोग कभी भी रिलोकेट ना हो, कम से कम पढ़ने के लिए, मतलब जेई की पढ़ाई करने के लिए, नीट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 2 साल बाद तो ऑफ कोर्स है ना बड़ा कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, तब तो उसको पता लग जाता है कि हाँ बाहर जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, अभी बच्चा छोटा है, तो ऐसे केस में उसको होम सिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे होम सिक फील करते हो वो बेटा अवॉइड ही करें कोटा जाना। और मुझे ऐसा लगा कि जो उन बच्चों को इस तरह का थोड़ा ज्यादा रहता है ना, इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा रहता है, हम पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, अपने शहर को नहीं छोड़ सकते, गाँव को नहीं छोड़ सकते, वो बच्चे अक्सर फिर है ना महीने भर में ही वापस आ जाते हैं। उनका पैसे का भी नुकसान होता है, पैसे से ज्यादा समय का नुकसान होता है। वही समय अगर उन्होंने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की होती है ना, बड़ा आराम से अच्छा कर ले होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट इज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खास तौर से 11th वाले बच्चे खास तौर से ऐसे होते हैं, क्योंकि 13th वाला बच्चा होता है ना वो स्मार्ट हो जाता है, उसको पता होता है कि ना मेरी सिचुएशन अलग है, दूसरे की सिचुएशन अलग है, उसने दुनिया देख रखी होती है। तो 13th वाला बच्चा ना वो स्मार्ट होता है, उसको काफी हद तक लाइफ में अकल आ चुकी होती है, उसको पता होता है कि भाई मेरे को पढ़ने के लिए, मेरे को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को ना एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। और हर इंसान की लाइफ अलग होती है, मैं हर किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता। लेकिन जो 11वीं क्लास वाला जो बच्चा है ना, वो कई बार है ना जैसे ही कोटा में जाता है वैसे ही अपने बाकी पीयर ग्रुप से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, और वो देखता है कि यार लोग बाग ये मजे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और वो अगेन ऑब्वियस बात है कोई इंसान बहुत ही अच्छा काम कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, है ना, दिन रात एक कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, एक दूसरा बच्चा होगा पूरे दिन भर मस्ती मार रहा होगा, चिल मचा रहा होगा, हम किसकी तरफ इन्फ्लुएंस होंगे? ऑफ कोर्स इसकी तरफ इन्फ्लुएंस होंगे। हर इंसान ऐसे होता है, वो उसी तरफ इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जो 13th वाला बच्चा ना वो इतना स्मार्ट है, उसे पता है कि ये मैं करके देख चुका, इसका क्या नतीजा मेरे को पता है। लेकिन जो 11वीं क्लास वाला बच्चा ना, उसको ना पता है, तो वो ऑफकोर्स इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि यार ये काम करना है मेरे को। अरे भाई, जो बच्चा ये वाला काम कर रहा है उसकी स्थिति अलग होगी, वो होगा किसी बढ़िया एकदम तगड़े अमीर परिवार का लड़का, उसके आगे होंगे खेत हाईवे के ऊपर, ठीक है, उसकी बात अलग है बेटा। ठीक है, तेरी बात अलग हो सकती है, इसलिए तू ऐसा मत सोच कि मैं उसकी बराबरी कर लूंगा। अगर तूने एग्जैक्टली वही हरकतें की तो 5 साल बाद वो तो तेरे को ना बड़े आराम से फॉर्च्यूनर दिख जाएगा, लेकिन अपन आ जाएंगे, अपन भी फॉर्च्यूनर के आसपास खड़े होंगे, अपन ऑफ कोर्स पंचर बना रहे होंगे, और क्या, तो अंतर आ जाएगा ना इसमें। तो इसलिए तुम उससे इन्फ्लुएंस हो नहीं सकते। तो जो बच्चे ऐसे हैं, खासतौर से पेरेंट्स भी इस बात को सुन लें कि अगर आपका बच्चा इस तरह का है जो बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस आता है, उसके खुद के जो वैल्यू सिस्टम है, उसका जो खुद के जो थॉट्स हैं, उस पर कॉन्फिडेंस उसको कम है, बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ऐसे बच्चों को अकेले में कभी भी, खासतौर से 11th की एज के अंदर, मतलब 11वीं क्लास की एज के अंदर बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, मेरा मानना है। या तो आप उसके साथ जाएं और आप उसको बार बार हर कदम पे समझाएं कि हाँ बेटा, अरे ठीक है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो मस्त रहा कर, तुम अपने हिसाब से देखना यार, उससे कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, ये आपके लिए कंपलसरी सा ही है। ठीक है, मैं बात 13 वाले बच्चे को नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि 13 वाला बच्चा स्मार्ट है, हालांकि 13 वाला जो बच्चा है ना, उसने 2 साल कर चुका होता है, तो उसको पता होता है सब कुछ। नेक्स्ट इज, जिन बच्चों को बड़ा थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो, वो कभी भी अकेले में रिलोकेट ना हो, 11th क्लास में खास तौर से। ठीक है, घर पे ही रहें, पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज, ऑफ कोर्स बड़ा जिन बच्चों के पास, जैसे मैंने कहा बेटा 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए 1 साल के पैसे, 2 साल के बेटा ऑफ कोर्स 7 लाख के आसपास पैसे लग जाते हैं। जिनके पास इतने पैसे ना हो उनको बेटा कोटा जाना ही नहीं चाहिए। कोई बच्चा कह देगा सर
कोटा के अंदर भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर बहुत ही कम पैसे के अंदर पढ़ाई हो रही है वगैरह वगैरह, अरे भाई वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। और तू कोटा जा किस लिए, बता? पहला पहला पॉइंट क्या था? क्वालिटी के कारण ही तू जा रहा था, और तुझे क्वालिटी वहां पर मिल नहीं रही है, तो छोड़ना यार, घर बैठना, आराम से क्वालिटी तेरे को ऑनलाइन पढ़ाई से मिल जाएगी। सब कुछ मिलता है ऑनलाइन में, और जितने प्राइसेस तूने सोच रखे हैं उसके 1/7 पे, 1/8 पे, 1/10 प्राइस पे पढ़ लेगा तू आराम से, घर की रोटी भी खा लेगा। तो जिस बच्चे को बड़ा अगेन है ना स्पेंडिंग का इश्यू, वो ऑफ कोर्स बड़ा टेंशन लेके ना पढ़े। अभी मान लो कोई गरीब का बच्चा, मान लो कि 3.5 लाख रुपए खर्च करके पढ़ने चला भी गया, तो पूरे टाइम तो ये सोचता रहता है कि मेरे घर वालों के पैसे लगे, मेरे घर वालों के पैसे लगे। अब उसको सोचना ये चाहिए कि मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं ना करूं। उसको सोचना तो ये चाहिए था कि इस सवाल का मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसको सोचना तो ये चाहिए था कि इसमें बीटा माइनस डीके है, बीटा प्लस डीके है। उसको सोचना तो ये चाहिए था कि इसके अंदर जो ईएमआई है वो कैसे लगेगी। और वो सोच कर रहा है कि अरे मेरे घर वालों के इतने पैसे लग गए, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं, फिर वो परेशान रहता है। तो इससे अच्छा अगर मान लो बेटा आपके पास स्पेंडिंग्स ना हो, आपके पास पैसे कम हो, बिल्कुल मत पढ़ो ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन से बढ़िया रैंक आ सकती है, ऑनलाइन से बढ़िया मास्टर मिल जाएंगे, ऑनलाइन बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया शीटें मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज, जिन बच्चों को एडिक्शन इश्यूज हो, किसी भी चीज को लेके एडिक्शन बहुत ज्यादा होता हो, वो बच्चे कोटा ना जाएं, चाहे वो साइबर कैफे का हो, चाहे बेटा वो किसी और गलत आदत का हो। जिनको एडिक्शन के इश्यूज हैं वो बेटा अगेन इस कच्ची उम्र के अंदर उन्हें घर वालों से दूर नहीं जाना चाहिए। अगेन ये तो बहुत ही थोड़ा सब्जेक्टिव सा पॉइंट हो गया, दैट इज मिस यूज ऑफ फ्रीडम। कुछ बच्चे जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही पेरेंट्स की छत्र छाया से बाहर निकलते हैं, अब उनको लगता है कि अब तो मेरे को मजे ही मार रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं कहूंगा कि 2 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, पढ़ लिख लो। और अगर तुम्हारा जो व्यवहार है जो वो इस तरह का है कि नहीं फ्रीडम मिलेगी तो मजे मारूंगा ही मारूंगा, तो फिर मैं ऐसे केस में कहूंगा कि इस फ्रीडम को थोड़ा सा पॉज दे दो, 2 साल बाद में फ्रीडम ले लेना। घर पे ही रहो, घर पे पेरेंट्स के छत्र छाया में रहो, और आराम से छत्र छाया में रहकर 2 साल ऑनलाइन पढ़ के, या फिर जो तुम्हारे लोकल जो शहर में जो इंस्टीट्यूट है वहां पढ़कर बड़े इत्मीनान से जो रैंक आती है, उससे जो ब्रांच मिलती है, जो कॉलेज मिलती है, उसमें जाओ और वहां जाके उस फ्रीडम के मजे ले लो। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को तो आज जैसे फ्रीडम मिलेगी मैं उसका मिसयूज करूंगा ही करूंगा, उन बच्चों को मैं स्ट्रांगली ये कहूंगा, उनके पेरेंट्स को भी स्ट्रांगली कहूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चे को 2 साल घर पे और रखें। अगर उसे फ्रीडम को मिसयूज ही करना है या फिर यूज करना है तो वो 2 साल बाद में करें, और अगर वो अभी अगर आपकी छत्र छाया में रहेगा तो शायद थोड़ा सा बेटर कर पाएगा। मैंने अपनी तरफ से वैसे सारे के सारे पॉइंट्स बोल दिए। आप लोगों में से कोई ना कोई हो सकता है कि कोई कोटा का बच्चा हो, उसे अगर कुछ लेटेस्ट कोई और बात जोड़नी हो तो वो अगेन कमेंट बॉक्स में लिख दे, जिससे नए बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। जो भी किसी बच्चे की कोटा के या फिर कहीं वो रिलोकेट वगैरह हुआ तो उसे लगता हो कि हाँ सर ने तो जो पॉइंट्स बोले हैं उस पॉइंट में मुझे कुछ ऐड करना है, या फिर पॉइंट का रिबिटल देना है, या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है जिससे बाकी बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो बाकी बच्चे एटलीस्ट पढ़कर थोड़ा सा और आइडिया भी लगा लें। तो मेरी तरफ से इतना ही था, और भी ऐसे कोई आपको शंका हो, कोई बात हो तो बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।